सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। गौतम बुद्ध एकांत स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे। कुछ देर के पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने प्रिय शिष्यों को सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, भंते, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मोल क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध बोले, यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे मात्र से भी उपदेश का महत्व समझा सकता है। इसी विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कथा से इन बातों को स्पष्ट हो जाएगा। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। सेठ ने उसे भिक्षा दे दी। भिक्षा लेकर जब साधु जाने लगा तो सेठ ने उसे रोककर कहा, महाराज, मुझे कुछ उपदेश तो देते जाइए। साधु ने उसकी ओर देखा और बोला, हफ्ते भर बाद आज ही के दिन मैं फिर आऊंगा, तब मैं आपको उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार अगले हफ्ते साधु आया। सेठ तो उसकी राह ही देख रहा था। उसने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार करके रख रखे थे। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल कर दिया, लेकिन सेठ जैसे ही उसमें कुछ पकवान डालने को हुआ कि उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया और वह बोला, स्वामी जी, इसमें तो कूड़ा है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाह से उसकी ओर देखा। सेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे झाड़ पोंछ कर दिया। सेठ ने उसमें खाने की चीजें डाल दी। भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तो सेठ ने कहा, महाराज, आप तो जा रहे हैं, क्या भूल गए कि आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था। साधु बोला, अरे, क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला। सेठ ने कहा, नहीं। तो सुनो, मेरे कमंडल में जब गंदगी थी तो तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं डाली, उसे साफ करा लिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोछ आदि जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी हैं। पहले उन्हें साफ करो, तब कुछ पा सकोगे। तब सेठ को साधु के उपदेश का मोल समझ में आया और उसने उसको अपने जीवन में डालने का पूरा प्रयत्न किया और उस दिन से उन बातों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे ये सारी कमियां अपने अंदर से हटा दिया। उसी दिन से सेठ का जीवन सुखी हो गया। सेठ के जीवन से सारी चिंताएं खत्म हो गई और उसका जीवन खुशियों से जीने लगा। तो दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मित्रों, अब हम जाते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो आज की सबसे बड़ी महामारी बीमारी का रूप लेते जा रहे हैं, डायबिटीज। आपने थंबनेल पे देखा होगा कि डायबिटीज को कैसे ठीक करें 21 दिन में। जी हाँ दोस्तों, आपने जो थंबनेल पे देखा उस चीज को आज हम प्रूफ करेंगे। और अगर आपने इन बातों को गांठ बांध के एक एक बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो दोस्तों, आपकी ये डायबिटीज जो बीमारी है स्वतः खत्म हो जाएगी। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गैस, एसिडिटी, कच्ची ढकारे आना, ये सब कोई बीमारी नहीं दोस्तों, कोई बीमारी नहीं। लेकिन यही 3 बीमारी, पेट की बीमारी, गैस एसिडिटी की बीमारी, ब्लड शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी, ये 4 बीमारी एक भयंकर रूप लेते जा रही, भयंकर रूप।
और लोग इसे क्या मान लेते हैं, ये बीमारी असाध्य है, ये बीमारी ठीक ही नहीं होगी। मैं गारंटी लेता हूं कि ये बीमारी असाध्य नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, टोटल पे टोटल ये बीमारी आपके हाथ में है रिजॉल्व करने की। इस बीमारी को आज आप चाहें 21 दिन के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं, वो भी विदाउट मेडिसिन की। वो सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करेगी। और अगर आप वास्तव में इस बीमारी को खत्म करना चाहते हैं, आपको अगर ये वीडियो बकवास लगता है तो आप प्लीज हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप अभी स्किप करके जा सकते हैं। अगर वास्तव में आपको जानकारी लेना है और अपने इस बीमारी को रिजॉल्व करना चाहते हैं, आपके अंदर ये बीमारी है, अगर नहीं है, आप इन बीमारी से बचना चाहते हैं, तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और देखने के बाद जैसे 20 मिनट आपने 10 मिनट वीडियो को देखा था, 2 मिनट आप इन सारी बातों पर विचार करिएगा। क्योंकि जब तक आप खुद इस पे जागरूक नहीं होंगे, विचार नहीं करेंगे कि वास्तव में एक कमियां हैं, तो आप दोस्तों जानेंगे। जैसे आपका किसी से झगड़ा हो गया, झगड़ा किस बात का लेकर, अगर आपको उसके साथ झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद आप उसको मार पीट जो भी हुआ, अब आप दो पार्टी है, एक हाथ से ताली बजती नहीं, तो दोनों हाथ से तालियां बजी है, तो दोनों तरफ से कुछ गलतियां हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा। अगर दोनों लोग वहीं पे अपने अपने घर जाएं और बैठें, किस बात को लेकर कहा सुनी हुई, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, उस बात पे अगर आप विचार विमर्श करेंगे और उस कारण जो निकल के आएगा, आप सोचेंगे यार ये तो कोई कारण ही नहीं थे, ये तो अनायास इतने बात का बतंगड़ बन गया। और उसी छोटी सी बात पे दोस्तों कितनी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं। तो उसी तरह से कोई बीमारी नहीं, आज हर एक समस्या का हम बताएंगे किस तरह से बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। उन कारण को हटाते जाइए। कभी भी आप डॉक्टर, आज तक आपको मान लीजिए आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आप डॉक्टर के पास गए, आपको लक्षण नजर आए, आपको बार बार पेशाब हो रही थी, आपको भूख ज्यादा लग रही थी, आपको चोटें लग रही थी, वो ठीक नहीं हो रही थी, आपको कमजोरी महसूस हो रही थी, आपके आंखों नहीं दिख रहा था, आपको जो है अगर ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो गया दोस्तों, आपकी किडनी फेल होने के चांसेज है, हार्ट अटैक आने के चांसेस, तमाम प्रॉब्लम होने के चांसेस, तो लक्षण नजर आए। आप लक्षण के हिसाब से डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने देखा, पूछा, आपका ब्लड शुगर चेक करवाया, तो ब्लड शुगर चेक करवाने के बाद जो रिजल्ट आया, आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर ने वहां पे आपको मेडिसिन दी, आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, ले जाइए, आप इसे खाइए, फिर हमें 10 दिन बाद आप दिखाइएगा। तो आपने दवा ले लिया, दवा लेने के बाद मोटे तौर पर कुछ पूछते, डॉक्टर साहब कुछ परहेज है, सिर्फ आपने क्या पूछा, परहेज है, तो डॉक्टर ने क्या बताया, भैया मीठा मत खाइएगा, कोई भी मीठा चीज आपको नहीं खाना, बस यही बता देंगे कि आपको मीठा नहीं खाना है। आप चले आए, मीठा आपने छोड़ दिया, फिर आप 1 हफ्ते दवा खाएं, मान लीजिए आपका 450 ब्लड शुगर था, तो 450 से 350 हो गया, या 300 हो गया, या 250 हो गया 1 हफ्ते की दवा से। फिर डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने फिर चेक किया, आपका शुगर क्या है, नॉर्मल पे आ गया। 3-4 बार आने जाने के बाद फिर डॉक्टर साहब के पास आप आएंगे जाएंगे, आना जाना लगा रहा। अगर आप डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि दवा कब बंद हो, हम बताएंगे आप दवा खाते रहो, और वो बताएंगे ही नहीं कि आपकी दवा ये बंद होगी, क्योंकि ये दवा बंद ही नहीं होगी। और दवा बंद ही क्यों नहीं है, और बंद दवा क्यों नहीं होगी, उन्होंने कारण तो बताया ही नहीं, किस कारण से आपको ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ है, कारण ही नहीं बताया। अगर वहीं पे आपको कारण पता चल जाए किस कारण से ब्लड शुगर हुआ, तो आप उस कारण को हटा दीजिए, बीमारी अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। ये कोई बीमारी ही नहीं, टोटल आपकी लाइफ स्टाइल ही इस डायबिटीज की बीमारी है। तो एक एक स्टेप हम बताते हैं। पहले तो आप समझ गए डायबिटीज क्या है, डायबिटीज होने के कारण आप समझ लीजिए, डायबिटीज के लक्षण आपको पता है, अब डायबिटीज होने के कारण जान लीजिए, फिर हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना वो जानते हैं, किस ढंग से बिना दवा के ठीक होगी वो भी 3 तरीका बताएंगे। और तीनों तरीकों को आपने अगर अपना लिया तो दोस्तों 21 दिन में आपका शुगर की जो दवा चल रही है वो कम हो जाएगी। दवा आप खाते रहिए, डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे, आपकी दवा कम हो जाएगी। अगर इसको आपने 90 दिन पालन कर लिया तो पूरा जड़ से खत्म हो जाएगा, 100% गारंटी है। तो दोस्तों शुगर होने के क्या कारण है, शुगर होने के कारण आप सबसे पहले जान लीजिए, आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो पित्त और एक कफ से संबंधित शुगर रोग है।
तो बात पित्त दोष में और कफ दोष में क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों ये दोनों दोष आपके शरीर में पाए जाते हैं। अगर आपके शरीर का पित्त दोष बढ़ गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारी होती है, और आपके शरीर का अगर कफ दोष बढ़ गया तो 5 से 10% वो भी बड़ी बीमारियां होती हैं। टोटल बीमारी इन दोस्तों। तो ये आपको ऐसा करना है कि ये कौन सी चीजें हैं जो पित्त दोष को बढ़ाती है, पित्त दोष को और कफ दोष को बढ़ाते थे। पित्त और कफ को बढ़ाने वाली चीजें आपको नहीं खाना, ये चीजें आपको हटा दीजिए। आपका जब पित्त दोष नॉर्मल हो जाएगा, कफ दोष नॉर्मल हो जाएगा, तो आपको बीमारी होगी नहीं, बीमारी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी अपने आप। तो पित्त को बढ़ाने वाली, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें, सबसे पहले ये जान लीजिए, चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं खाना है। ये एसिडिक प्रोडक्ट है, इसमें स्टार्च होता है। जो भी चीज आप पैकेट बंद खाएंगे, तो मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना कोई भी आपको नहीं लेना है। सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक या ब्लैक नमक का प्रयोग करिए। रिफाइन और डालडा से बनी हुई कोई भी चीज नहीं लेना है, कोई भी चीज नहीं। जितनी भी चीजें मार्केट में डिब्बा बंद, पैकेट बंद बिक रही हैं, जैसे बिस्किट हुआ, आपका जो है कोई भी मिठाई हुआ दोस्तों, आपका आइसक्रीम हुआ, ये टोस्ट ब्रेड हुआ, चाय पकौड़ी हुआ, समोसे हुए, किससे बन रहा है? ये सारी चीजें बन रही हैं मैदे से, चीनी से और रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ जो है बेस डाले जाते हैं। और दोस्तों इसे कलरफुल बनाने के लिए, जैसे कलरफुल में मिठाई आती है, बिस्किट आते हैं, टोस्ट आते हैं, ब्रेड आते हैं, आइसक्रीम आते हैं, तो आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और इसे सुरक्षित रखने के लिए कोई 3 महीने एक्सपायरी, कोई 2 महीने की एक्सपायरी, कोई 1 साल की एक्सपायरी है। तो इसको इतना दिन सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या डाला जाता है? प्रिवेंटिव डाला जाता है, कीटनाशक चीजें डाले। तो ये सारी चीजें एसिडिक हैं। तो जो अब ये सारी चीजें खा रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? आपके पेट में जा रहा है। तो जब आप गलत चीजें खा रहे हैं तो आपके आंतों में जाके जमा होते हैं, और यही आंतों में जमा होते होते आपका फिर आंतें जो है गंदे ब्लड को बनाती हैं, और जब यही गंदा ब्लड जाके आपके नसों में जमा होता है, एसिडिटी बन जाती है, और यही एसिडिटी रक्त की एसिडिटी हो जाती है। और जब आपके रक्त की एसिडिटी हो जाती है तो फिर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आती हैं। ये सारी चीजें एसिडिक है, तो इसे आज से अभी से हटाना है। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ मत लेना, धूम्रपान, अल्कोहल हमें नहीं लेना है। फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज हमें नहीं लेना, चाहे वो ठंडा पानी हुआ, चाहे खाना हुआ, कुछ नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? ये सारी चीजें एसिडिक है। आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। ऊपर से जब आप ठंडी चीजें लेंगे तो दोस्तों अब ठंडी चीज आपके पेट में जाएगा, कहीं ना कहीं आपके शरीर के कोई ना कोई आर्गन को डिस्टर्ब करेगा। और फिर आपके शरीर में 2 चीजें एक साथ नहीं रह सकती, ठंडा और गर्म। तो उस ठंडी चीज को आपका शरीर गर्म करेगा। जब उस ठंडी चीज को गर्म करेगा, अपने टेम्परेचर में लाएगा, तो दोस्तों वहां पे भी शरीर से एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होगी। तो ये सारी चीजें एसिडिक आपको आज से हटा देना है, तो आपका पित्त और कफ दोनों नहीं बढ़ेगा। जब आपका पित्त और कफ नहीं बढ़ेगा तो दोस्तों आपके शरीर में एसिडिटी नहीं बनेगी। एक हो गया। दूसरा है खाना खाते समय पानी पीना। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ जाता है, और सड़ा हुआ खाना शरीर में कब्ज, गैस, एसिडिटी को बनाता है, जो कि आज यही सबसे बड़ा कारण है। करीब 90% लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं। उनके घर में पीपीआई ग्रुप का कोई न कोई कैप्सूल होगा, जैसे ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल डीएसआर, रेबेप्राजोल डीएसआर, एक कैप्सूल उनके घर में पड़ा होगा, नहीं तो कोई एंटासिड सिरप ही पड़ा होगा, नहीं तो कोई बुकनी ही पड़ी होगी, वो खाते होंगे गैस, एसिडिटी। लेकिन ये गैस, एसिडिटी क्यों बढ़ रहा है, उस कारण को नहीं हटाते। तो दोस्तों एक कारण को हटा दीजिए। तो खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, और खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा अहम रोल है। दूसरा है दोस्तों, आपके शरीर में 2 चक्की होती है जो खाने को पचाती है। हमारा जो कुछ हम खाना खा रहे हैं एक सही ढंग से पचना भी चाहिए। जब ये पचेगा नहीं तो गैस, एसिडिटी, सबका एक दूसरे से कनेक्शन है। तो 2 चक्की है। पहली चक्की आपका मुंह है, जहाँ पे खाना दोस्तों 80% पचता है। दूसरा खाना आपका पेट है, जहाँ पे आपका खाना 20% पचता है। तो दोस्तों जब भी आप खाना खाइए उसे 32 बार चबाइए। जब उसे 32 बार चबाएंगे तो आपके मुंह से लार या सलाइवा, एक पाचक रस निकलता है, एंजाइम है जो खाने को पचाता है।
एक प्रकार का अल्काइन होता है, एक प्रकार का क्षारीय होता है। तो जितने आपके भोजन के साथ पेट में जाएगा उतना ही आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा। तो आप समझ गए 32 बार चबाना है। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं। जब खाने को 32 बार चबा के खाएंगे तो कुछ लोग कहते हैं खाना गले में फंसता है, तो गले में नहीं फंसेगा, क्योंकि इसे आपने 32 बार चबा लिया। अब ये जो है पानी बन गया, पानी के रूप में जब पेट में जाएगा तो पानी की जरूरत नहीं हुई। दोबारा दोस्तों पानी पीने की कब रिक्वायरमेंट होती है? या तो बहुत तीखा आप खा रहे थे, तीखा खाना छोड़ दीजिए, तो पानी आपको नहीं पीना पड़ेगा। अगर आप 1.5 घंटे बाद पानी पीते तो अमृत के समान है। ये हो गया खाना आपको चबा चबा के खाना। और एक चीज रात का खाना, इसमें आपको अब जो नियम का पालन करना वो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। नियम नंबर 5, मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा और इन 4 तरीकों का आपको पालन करना है। पहला तो आपने जान लिया क्या चीजें नहीं खाना है, क्या चीजें नहीं खाना। अब क्या खाना उसको बाद में बताते हैं, और आपको क्या योगा करना है उसे बाद में बताते हैं। पहले अब खाने पे बात हो रही तो पहले तरीके पे हम चलते हैं। पहला तरीका दोस्तों ये है, आपको 16 घंटे का उपवास, 16 घंटे का उपवास करना है। अब 16 घंटे का उपवास कैसे करेंगे इसको भी हम आपको समझा देते हैं। दोस्तों ये हमारा जो शरीर है, हमारा जो पाचन तंत्र है, जो हमारे पेट में जठराग्नि है, ये जठराग्नि किस पे काम करती है? ये हमारे सूर्य की रोशनी पर काम करती है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है हमारा जठर तेज काम करना शुरू कर देता है। तो सूर्योदय के 2 से ढाई घंटे के बाद हम अनाज खा सकते हैं, 2 से ढाई घंटे के बाद। और सूर्यास्त, जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है ये हमारा जठर स्लो हो जाता है, यानी कि हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो हमें सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले हमें खा लेना चाहिए। तो होगा 16 घंटे का उपवास। अब इसमें आपको 24 घंटे में एक बार अनाज लेना है। अब जैसे दोस्तों आपको अनाज कब लेना है? अनाज आपको 10 से 11 बजे, 11 से 12 बजे के, 12 बजे के पहले और 10 बजे के बाद कोई भी समय आप निर्धारित कर लीजिए, इस समय आपको अनाज लेना है। और अनाज में एक ही अनाज होगा, या तो आप रोटी लीजिए, या तो फिर आप चावल लीजिए, या तो फिर दाल लीजिए। ये तीनों अनाज है, तीनों अनाज में से एक होगा। चलिए आपने रोटी ले लिया, अब इसके साथ कम से कम 2 से 3 कटोरी आपकी सब्जी होगी। सब्जी ज्यादा होगी अनाज कम होगा, सब्जी ज्यादा होगी अनाज कम होगा, तो सब्जी ले लीजिए। अनाज में रोटी आपकी हो गई तो सब्जी 2-3 कटोरी आप ले सकते हैं, साग ले सकते हैं। अब इसे आप भर पेट खा सकते हैं। 12 बजे के पहले 10 बजे के बाद का जो अनाज आप ले रहे हैं, या आपका दोस्तों रोटी के साथ आप दाल भी ले सकते हैं, चावल नहीं लेना है तो दाल भी ले सकते हैं, लेकिन अनाज एक ही हो तो सबसे अति उत्तम है। आपके इसमें सब्जी ज्यादा होगी, इसे आप भर पेट खा सकते हैं। 10 से 12 बजे के बीच भर पेट खाइए। इसके खाने के बाद आपको 1 कटोरी दही लेना है। दही में भुना हुआ जीरा आपको डाल देना है, भुना हुआ जीरा आपको डाल देना है। ये हो गया आपका अनाज। अब और अनाज में नहीं लेना। अब कल फिर अगले दिन आपको 10 से 12 बजे के बीच में फिर अनाज लेना है। अब आप कहेंगे भूख लगेगी, भूख सुन लीजिए। जब आपने भरपेट अब खाना खा लिया, अब इस खाने को पचाने में 5 से 6 घंटे लगेगा, 5 से 6 घंटे। अब 5 से 6 घंटे मान लीजिए आपने 12 बजे खाया तो 5 बजे तक आपका खाना पूर्ण रूप से पचेगा। या अगर आपने 10 बजे खाया है तो 6 घंटे चाहिए, तो 10 2 12, 4 बजे तक आपका एक खाना पचेगा। 4 बजे के बाद अब आपको सूर्य डूबता है ठंडी में कितने बजे? 5:30 बजे। अब 5 बजे फिर आपको खाना खाना है। 5 बजे आप क्या खाएंगे? खाना नहीं लेना, 5 बजे आपको सलाद लेना है। 5 बजे आपको क्या खाना है? सलाद खाना है। सलाद में क्या क्या चीजें होंगी ये आप जान लीजिए। पहला स्टेप अभी चल रहा है, इसमें आपको सलाद लेना है। सलाद में क्या होगा? गाजर होगी, गाजर होगा आपका 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, टमाटर 50 ग्राम, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा लेना है, लहसुन की 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर लेना है आधा चम्मच, पुदीना की 10 पत्ती लेना है, हरी धनिया कटी हुई 2 चम्मच लेना है, काली मिर्च आपका पाउडर लेना है 1 चुटकी, काला नमक आपको स्वादानुसार। ये सारी चीजें डाल के आपका 1 प्लेट सलाद रेडी हो गया। सलाद कितना लेना है? जितना आपका वेट है। जैसे आपका वेट मान लीजिए 60 किलो है तो आपको 300 ग्राम सलाद लेना है। इसमें से मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं, बस चुकंदर की मात्रा मत बढ़ाइएगा। चुकंदर में आयरन सबसे ज्यादा होता है, ये नुकसान करेगा। तो अब आपने ये सलाद खा लिया मान लीजिए 5:30 बजे, या 5 बजे आपने सलाद खा लिया। तो 5 बजे जब आपने सलाद खा लिया, अब इस सलाद को पचने में कितना समय लगेगा? इस सलाद को पचने में 3 से 4 घंटे लगेगा। यानी कि 4 घंटे लगा तो आपको 4 घंटे, 5 बजे आपने खाया, बच गया 9। अब 10 बजे आपको सोना है, खाने की जरूरत ही नहीं।
बस कुछ नहीं खाना। सुबह आपने खाना खाया, उसको पचा, फिर ये सलाद पचेगा। बस इतना ध्यान देना, सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब आप जब 9 बज गया, आप 10 बजे सोने जा रहे हैं, तो तब आप चाहें तो 1 गिलास या आधा गिलास गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। ये प्रक्रिया हो गई। अब 10 से 11 बजे तक आपको लेटेस्ट सो ही जाना है, 10 बजे तक। और सुबह आपको 5 बजे मॉर्निंग वॉक में उठना है। सुबह 5 बजे आपको उठ जाना है। स्टेप दूसरा चालू हो रहा है। सुबह 5 बजे आपको उठना है। उठने के बाद आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। हो सके तो आप नींबू पानी पी सकते हैं। नींबू पानी अगर आपको घोल के पीना है तो नींबू पानी आप किसी मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोरना है। 2 से 3 गिलास बासी मुंह आप आराम से बैठ के पानी पिए। 10 कदम आप टहलेंगे तो ऊपर से प्रेशर बनेगा, आपका पेट साफ हो जाएगा। जब आपका पेट साफ हो गया तो 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। 5 बजे घर छोड़ने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, कम से कम अपनी क्षमता के अनुसार, आप कितने उम्र पे आप हैं ये तो मैं नहीं जानता, उसी हिसाब से आपको 5 से 6 किलोमीटर चलना है। तो 5 से 6 किलोमीटर आपका मॉर्निंग वॉक होगा, वो भी तेज कदमों में। अब इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको कवर करने में 25 से 30 मिनट ही लगना चाहिए। 25 से 30 मिनट में इसे कवर करिए। अब इसे अगर अंदाजना चाहते हैं तो 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में आपके 60 कदम पड़ने चाहिए। 1 मिनट में 60 कदम होंगे तो आप इसे कवर करेंगे। तो जब आप तेज चलेंगे, तो जब आप तेज करेंगे तो आपका हार्ट बहुत तेज पंप होगा, तो उसी हिसाब से आपके शरीर में खून का दौरा खूब तेज होगा। जब शरीर में ब्लड फ्लो तेज होगा दोस्तों, शरीर में गर्मी होगी, पसीना होगा, तो पसीने के माध्यम से जो आपके शरीर में वेस्ट पदार्थ हैं वो बाहर हो जाएंगे। सारे विषैले पदार्थ आपके शरीर से बाहर हो जाएंगे। और मॉर्निंग वॉक प्रयास करिएगा नंगे पांव करने का। नंगे पांव कहाँ करना है, पक्की रोड पे नहीं, जहाँ कच्ची हो और जहाँ पे हरी घास हो, तो उस पे जब करेंगे तो जो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती है वो आपके शरीर को हरा भरा बना देंगे, उस शरीर को आपको हरा भरा बना देंगे। तो दोस्तों वहां पे ही करना है जहां पे हरी घास हो। अब हरी घास पे जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों आपको आंखों के संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कभी भी चश्मा नहीं लेगा। अब हो गया आपका ये मॉर्निंग वॉक। अब वहीं बैठ जाइए खुले आसमान में। अब आपको 2 योगा करना है। पहला योगा आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। अगर नाड़ी शोधन आप करते हैं तो आपके नासों में कहीं कोई ब्लॉकेज है, कहीं कोई गांठ है, तो दोस्तों वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आपके शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी। इसे कितनी देर करना है, 20 से 25 मिनट। उसके बाद दूसरा योगा क्या आपको करना है, कपाल भात। कपाल भात कितनी देर करना है, कपाल भात ही आपको करना है 15 से 20 मिनट। अगर आप कपाल भात 15 से 20 मिनट कर रहे हैं दोस्तों, पाचन तंत्र आपका कभी खराब नहीं होगा। गैस, एसिडिटी, कब्ज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, जितनी भी बीमारियां सब क्योर हो जाएगी। 2 योगा करने के बाद आप वहीं सूर्य प्राणायाम कर लीजिए। अब प्रयास करिए, अगर गर्मी का सीजन है, गर्मी का सीजन है तो आपके शरीर पे कोई कपड़ा ना हो, तब ज्यादा फायदा करेगा। अगर ठंडी में है दोस्तों तो उतना नॉर्मल कपड़े पहनिए जिसमें हवा अंदर प्रवेश कर जाए, ये सूर्य की रोशनी प्रवेश कर जाए। इस सूर्य की रोशनी में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जब इसकी रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती है तो नसों में गर्मी होती है। तो जब गर्मी होती है तो कहीं पे नसों में जो वेस्ट जमा हुआ है, विषैले पदार्थ, वो गर्मी के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। इसलिए सूर्य की धूप बहुत जरूरी है। तो 5 बजे से 7 बजे तक ये 2 घंटे का समय आपको अपने योगा मेडिटेशन में देना है। इसे मिस मत करिए, सब नोट करते हुए जाइए कितना करना है। तो आपका खाने का हो गया, 16 घंटे का उपवास कैसे हो गया, आप पहुंच रहे हैं उसी स्टेप पे। तो आपने शाम को खाना खाया है, तो आपका योगा प्राणायाम मेडिटेशन हो गया। अब आप घर पर आएंगे, तो घर पर आएंगे तो जो कुछ आपको काम हो, थोड़ा सा शरीर को रिलैक्स करिए। रिलैक्स करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक जूस पीना है जो आपके आंतों को डिटॉक्स करेगा, जो आपके आंतों में गंदगी उसे निकालना है। अब 8 बजे इस जूस को आपको लेना है। अब 8 बजे इस जूस को, कौन सा जूस, सफेद सफेद कद्दू का जूस, या पेठा कद्दू आप कह सकते हैं। कहीं कहीं से पेठा कद्दू कहा जाता है, कहीं कहीं से सफेद कद्दू कहा जाता है, कहीं कहीं से हनौआ कोहड़ा कहा जाता है। कुछ भी भाषा में, सब जगह अलग अलग इसके भाषाएं हैं। तो दोस्तों इसको आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इसको कैसे जूस बनाना है, इसके ऊपर का लेयर हटा दीजिए, जैसे छिला जाता छिल दीजिए, अंदर का बीज आप निकाल दीजिए। बस 200 ग्राम इसमें से लेना है। 200 ग्राम लेने के बाद आपको इसका 200 ग्राम का जूस बनाना है।
अब इसका जूस निकाल लीजिए, आपके पास मिक्सर होगा, ग्राइंडर होगा, बस जूस निकाल लीजिए, बड़ा ईजी सा है। अब 8 बजे आपको इसी जूस को पीना है, 8 बजे इसी जूस को पीना है। अब इस जूस को पीने के बाद आपको 2-3 घंटे तक 3 घंटे तक कुछ भी मुंह में नहीं आपके जाएगा। अब ये जो 3 घंटे में जो ये जूस है अब अंदर की सफाई का काम करेगा। अगर आपको सफेद कद्दू नहीं मिल पा रहा है, इसके स्थान पर आप दुधिया ले सकते हैं, यानी लौकी का जूस ले सकते हैं। मतलब 2 ही जूस लेना है, या तो लौकी का जूस लेना है या तो ये जूस लेना है, 200 ग्राम जूस लेना है। अब एक सफाई कितनी देर चलता है? इस सफाई का कार्यक्रम 3 से 3.5 घंटे तक चलता है। अब 3 से 3.5 घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना। आपको प्यास ऑफ लगेगी नहीं। अगर प्यास लग रही तो सिर्फ खाली पानी ले सकते हैं, वो भी गुनगुना, उसके साथ कुछ नहीं होगा, बिस्किट बिस्किट चाय कुछ नहीं। अब आपका मान लीजिए सफाई का काम आपने अब जूस कितने बजे लिया? 8 बजे। अभी 11 बजे तक आपके शरीर में सफाई का काम कर रहा है, चल रहा है। अभी 11 बजे जो हमने बताया अनाज वाला खाना लेना है। अब कितना घंटे की फास्टिंग आपकी हो गई? 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। शाम को आपने 5 बजे खाना खाया था, शाम को 5 बजे खाना खाया, सुबह 5 बजे तक 12 घंटे हो गया। 5 बजे से 11 बजे आ रहे हैं, 12 और 6 18, यानी कि 18 घंटे की 16 घंटे की आपकी फास्टिंग हो गई। ऐसे अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपका ब्लड शुगर अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद सलाद लेना है। बीच में अगर आपको भूख लगती है, जैसे आपने 11 बजे खाना खाया तो 5-6 बजे लगा, भूख तो नहीं लगेगी, फिर भी अगर आपको भूख लगती है तो बीच में कोई एक फल आप ले सकते हैं, कोई एक फल, मिक्स फल नहीं लेना, कोई एक फल, मीठा फल नहीं लेना। आपको मीठा फल नहीं लेना, जैसे आप अंगूर ले लीजिए, पपीता ले लीजिए, ऐसे फल, संतरे ले लीजिए, अनार ले लीजिए, इसमें से सेब ले सकते हैं, इसमें से कोई एक फल आप ले सकते हैं, अपना जितना खा सके 200-250 ग्राम। इस तरह से आपकी पहली स्टेप पूरा होता है। ये आपका दोस्तों स्टेप, यानी कि 16 घंटे की फास्टिंग वाला हो गया। अब आपको और क्या करना है? अब आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है दोस्तों इनीमा। इनीमा का एक प्रोसीजर और करना है। ये इनीमा कौन सा होगा? ये तो आप अपने घर पे नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने घर पे कर सके, तो ना कर सके तो आपके घर के अगल बगल बहुत सारे निजी प्रैक्टिशनर हैं, किसी के पास जाइए, उनके यहाँ शुद्ध यही पानी, साफ पानी का एनीमा लेना है, किसी दवा का एनीमा नहीं लेना है। साफ पानी का आपको एनीमा लेना है। कितना दिन तक लगातार लेना है? आपको 3 वीक तक, 3 वीक तक आपको लगातार एनीमा लेना है, रोज एनीमा 3 सप्ताह तक आपको लेना है। 7 तारीख 21 दिन तक आपको एनीमा लेना है। तो जैसे जब आप एनीमा लेते हैं, एनीमा लेने के बाद आप 10-5 मिनट बाद लैट्रिन जाएंगे, देखेंगे कितना कचरा जो फंसे हुए हैं सारे कचरे बाहर आ जाए। और आप ये चिंता मत करिए, इसके आदी नहीं बनेंगे, आप इसके आदी नहीं बनेंगे। तो इसे 3 सप्ताह तक आप पानी का एनीमा लीजिए। इसी दिन या कभी कभी डॉक्टर के पास एक एनीमा होता है, वो भी एनीमा आप ले सकते हैं। 3 सप्ताह के बाद आपको इसको एक बार, हफ्ते में फिर एक बार लेना है। फिर कितना दिन तक? हफ्ते में एक बार, 3 सप्ताह तक। फिर 3 सप्ताह के बाद आपको 15 दिन में एक बार लेना है। कितना दिन तक? 3 सप्ताह का। फिर 3 सप्ताह के बाद महीने में एक बार लेना है। इसी तरह से आपका बंद हो जाएगा। तो 21 दिन में ये आपका जो ब्लड शुगर की आप दवा ले रहे हैं वो धीरे धीरे आप देखेंगे दवा बंद हो जाएगी। और जैसे ही आप 90 दिन तक इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो 90 दिन में आपका जो ये शुगर है, ये शुगर आपका खत्म हो जाएगा। 90 दिन में ही आपका ये शुगर खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा ही नहीं आपके अंदर। 90 दिन में शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा और रिजल्ट। अब दोस्तों जब ये प्रक्रिया आप कर रहे हैं, इस प्रक्रिया के बीच में हो सकता है आपको जुकाम हो जाए, आपको बुखार हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि काम कर रहा है। क्योंकि ये शरीर से जो वेस्ट पदार्थ हैं कैसे निकलता है? जुकाम के माध्यम से कफ निकलता है, बुखार के माध्यम से सारी गंदगी जुकाम बुखार से निकलती, तो जान लीजिए आप उसमें सफल हो रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आपके कुछ एक पैसे नहीं लग रहा है, बस आपको सलाद लेना है। कब लेना है? शाम को 5 बजे। और सुबह अनाज लेना है। सुबह के टाइम आपको कद्दू या लौकी का जूस लेना है। बाकी उन नियमों का आपको पालन करना है। अब आपको क्या करना है उन नियमों का? तो जो चीजें हमने कहा उसको आज से, अभी से आप छोड़ दीजिए, अपने घर की चीजें लीजिए। दोस्तों इतना ही चीज खाना, इसके अलावा कुछ नहीं खाना। अभी मत सोचिएगा कि हम और कुछ खा सकते हैं, नहीं खाना है। जितना चीजें हमने बताया वही चीज खाना है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर आपने इस नियम का पालन कर लिया तो ठीक हो जाएगा। पहला क्या करना है? सुबह कद्दू या लौकी का जूस लेना है।
उसके बाद आपको एक अनाज लेना है 11 से 12 बजे के बीच में। शाम को 5 बजे सलाद लेना है, जो हमने सलाद बताया क्या क्या है। फिर आपको कुछ नहीं खाना पीना है। हाँ, अब 5 बजे और जो 12 बजे के बीच में आपको जो समय मिले, अगर उसमें कुछ भूख लगती है, वैसे लगेगी नहीं, क्योंकि एक आध बार आपको पानी भी पीना है। तो खाना और पानी में 2 घंटे का डिफरेंट ऐसे चाहिए, फिर भी भूख लगती है। अगर आपके पास समय है तो उसमें कोई एक फल आप ले सकते हैं, बाकी कुछ नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को आप अपना करके अपने शुगर को घर पे रह करके एकदम 100% बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। शुगर कोई बीमारी नहीं है, टोटल हमारी लाइफ स्टाइल है। इसके लिए आपको वात पित्त कफ में क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो हमने बता दिया। वो चीज़ें आज से अभी से आप छोड़ दीजिए, लाइफ स्टाइल चेंज कर लीजिए, प्राकृतिक के नियमों का पालन करिए, खाना खाने के नियमों का पालन करिए, पानी पीने के नियमों का पालन करिए। इससे संबंधित जितनी भी जानकारी सारी इस चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी, और वीडियो देखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए।